दोस्तों, अब तक हमने देखा कि ये ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, पृथ्वी पर वायुमंडल कैसे बना और पृथ्वी पर महासागरों का निर्माण कैसे हुआ। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर जीवों की करीब 87 लाख प्रजातियां रहती हैं, जिसमें से केवल 15% प्रजातियों को ही हमने आज तक खोजा है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये सारे जानवर आए कहाँ से? पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी? इसे जानने के लिए हमें फिर से समय में पीछे जाना होगा। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर महासागरों के निर्माण के बाद पृथ्वी अभी भी बेजान था। यहाँ जीवन के लिए परिस्थितियाँ अभी भी उपयुक्त नहीं थी। पृथ्वी का वायुमंडल अभी पूरी तरह से जहरीले गैसों से भरा हुआ था। यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन था ही नहीं, पर अब यहाँ सब कुछ बदलने वाला था। आज से करीब 3.8 अरब साल पहले हमारी धरती पे एक बार फिर से एस्टेरॉइड्स की बारिश हुई, पर इस बार ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ कुछ ऐसी अनमोल चीज़ें लेकर आए थे जो हमारी पृथ्वी को जीवन देने वाला था। ये एस्टेरॉइड्स अपने साथ मिनरल्स लेकर आए थे। साथ ही इन्होंने कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स का भी अंतरिक्ष से समुद्र की गहराइयों तक परिवहन किया। परंतु यहाँ समुद्र की गहराई में भी तापमान काफ़ी कम था। यहाँ सूरज की रोशनी पहुँच ही नहीं सकती थी। लेकिन यहाँ समुद्र की गहराई में भी छोटे छोटे प्राकृतिक चिमनीज थे जो पानी को गहराई में भी गर्म रख रहे थे, और यहीं पर जीवन का पहला बीज पनपा। हम ये नहीं जानते हैं कि ऐसा कैसे हुआ था, लेकिन किसी प्रकार से यहीं पर उन सारे मिनरल्स और केमिकल्स ने आपस में अपक्रिया करके जीवन का बीज बोया और जन्म हुआ पहले एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेल्युलर जीवों का। ये एक प्रकार के बैक्टीरिया थे। ये बैक्टीरिया समुद्र में काफ़ी तेज़ी से फैलने लगे। अब ये पानी पूरी तरह से इन एक कोशिकीय जीवों से भर गया था। कई करोड़ साल बाद समुद्र के अंदर इन बैक्टीरियाओं की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि ये आपस में जुड़कर पत्थरों की रचनाओं में बदल गए थे। इसे कहा जाता है स्ट्रोमेटैलॉइड्स। ये एक एक चट्टान अपने आप में बैक्टीरियाओं की पूरी बस्ती थी। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाने लगे। इसी प्रक्रिया में ये एक उत्पाद, एक बाय प्रोडक्ट को निकालते थे, एक गैस। इन सूक्ष्म जीवों ने पृथ्वी पर एक अनमोल चीज का निर्माण किया। करीब 2 अरब सालों तक पृथ्वी की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बढ़ती रही। आज से करीब 1.5 अरब साल पहले धरती पर एक भी महाद्वीप नहीं थे। धरती पर सिर्फ छोटे छोटे द्वीप थे जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए थे। मगर अब पृथ्वी की क्रस्ट में हलचल होने लगी। इससे धरती की सतह कई सारे टेक्टोनिक प्लेट में टूट गई। इन प्लेट्स में मूवमेंट के कारण छोटे छोटे द्वीप आपस में जुड़ गए और एक सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया जिसका नाम था रोडिनिया। इस वक्त धरती का एक दिन 18 घंटों का था। आज से करीब 75 करोड़ साल पहले धरती का सुपर कॉन्टिनेंट 2 भागों में टूट गया और धरती के नीचे का लावा ज्वालामुखी विस्फोट के साथ धरती की सतह पर निकलने लगा। इन विस्फोट के कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। अब धरती का आसमान इन कार्बन डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिर चुका था। इन बादलों से लगातार एसिड रेन होने लगी। इससे धरती के वातावरण का अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड धरती के चट्टानों पर कार्बन के मोटे मोटे परत के रूप में जमने लगी, जो कि बारिश के पानी के साथ बरस रहे थे। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी कम हो गई और पृथ्वी का वायुमंडल सूरज की गर्मी को रोकने के काबिल नहीं रह सका। इससे धरती का तापमान काफ़ी तेज़ी से कम होने लगा और पृथ्वी पर पहले आइस एज की शुरुआत हुई। ये आइस एज अब तक का सबसे लंबा आइस एज था, पर यह भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। समय के साथ साथ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा फिर से बढ़ने लगी और धरती का तापमान फिर से बढ़ने लगा। इसके कुछ करोड़ साल बाद पृथ्वी पर जमा बर्फ धीरे धीरे गलने लगा और पृथ्वी फिर से सामान्य रूप में आने लगी। बर्फ के पूरी तरह से पिघलने के बाद वो यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया
जो आइस एज से भी पहले समुद्र में थे, अब वो कई अन्य रूपों में विकसित हो चुके थे। यहाँ चारों तरफ समुद्री पौधे, अजीब से छोटे छोटे समुद्री जीव थे। साथ ही ये दैत्यकार समुद्री दानव भी था, एनोमेलोगेरिस। ये सब कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के नए प्रजाति थे, जो कि एक यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया से विकसित हुए थे। इसका नाम है पिकाया। ये पहले ऐसे जीव थे जिनके शरीर में रीढ़ की हड्डी थी, और इन्हीं से विकसित होकर ये खासियत हमें भी मिलने वाली थी। इस वक्त पृथ्वी का सुपर कॉन्टिनेंट अब और कई भागों में टूट गया था, मगर अब भी यहाँ ज़मीन पर रहने वाले जीव नहीं थे, और पृथ्वी की सतह पर पेड़ पौधे भी नहीं थे। ऐसा सूरज से होने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से हो रहा था। पर अब पृथ्वी के वायुमंडल में एक नए परत का निर्माण हो रहा था, जिसे आज हम कहते हैं ओजोन लेयर। वायुमंडल के ऑक्सीजन सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों को सोखकर ओजोन गैस में बदलने लगे थे। इसने पृथ्वी के चारों ओर एक चादर का निर्माण किया, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों से आज भी बचा रहा है, जिसके कारण अब पृथ्वी पर पेड़ पौधों का उगना चालू हुआ, और यही धरती के पहले लैंड प्लांट्स बने। समुद्र में रहने वाली ये मछली इक्तालिक, जिसने पहली बार समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने फिन्स का इस्तेमाल पैरों के रूप में किया, और समय के साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा देर तक रहने लगे, जिससे इसके अंग काफ़ी विकसित हो गए। करीब 1.5 करोड़ साल के विकास क्रम के बाद ये जानवर अब पूरी तरह से ज़मीन में रहने लायक हो गए थे, और इन्हें कहा जाता था टेट्रापॉड्स। आज से करीब 36 करोड़ साल पहले ये टेट्रापॉड्स पूरी तरह से विकसित हो गए थे, और ये पूरी तरह से ज़मीन पर रहने वाले जीव बन गए। यही वो जीव थे जो आगे चलकर डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और आखिर में इंसानों में इवॉल्व होने वाले थे। यहाँ से एक नई प्रजाति की शुरुआत हुई। समय के साथ जीवों की विकास प्रक्रिया जारी रही, लेकिन अब पृथ्वी का बुरा समय आने वाला था। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट के कारण धरती का तापमान काफ़ी बढ़ गया। इससे धरती पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। इस अकाल में लगभग सारे पेड़ पौधे सूख गए, और धरती पर जीवों की कुल 95% आबादी मारी गई। इस अकाल में वो ही जीव जिंदा रह पाए जिन्होंने जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाना शुरू कर दिया, और गर्मी से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे। पर समय के साथ साथ फिर से परिस्थितियों में सुधार आया। पृथ्वी का वातावरण फिर से सामान्य हो गया। ज्वालामुखी विस्फोट से नए द्वीप का निर्माण हुआ, जिन्होंने आपस में मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण किया, जिसका नाम था पेंजिया। पृथ्वी के सतह पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे। धरती पर जो 5% जीव बच पाए थे, वो अब विकसित हो चुके थे, और एक नए प्रजाति का जन्म हुआ था। ये थे डायनासोर्स। डायनासोर्स असल में उन्हीं 5% जीवों से विकसित हुए थे जो उस अकाल में खुद को किसी तरह से बचा पाए थे। डायनासोर्स की भी कई प्रजातियां थी। कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के थे, तो कुछ बहुत ही हिंसक। डायनासोर्स ने भी काफ़ी लंबे समय तक पृथ्वी पर राज किया, पर इसके बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ? डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए और इंसान कहाँ से आए, ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में।